चंपा कली चंपा कली फूल बनी गायल बानी। अरे वो रहे विक्रम और बुलबुल, ये तो आ गए। ये क्या? ये मैं क्या देख रहा हूँ? यहाँ इतने सारे चंपा के फूल कहाँ से आ गए? ये सब कैसे संभव है? इनमें से असली चंपा कली कौन है? हम उसे कैसे पहचानेंगे? विक्रम, मैं यहाँ हूँ। मैं ही असली चंपा कली हूँ। विक्रम, मेरी बात सुनो, मैं ही चंपा कली हूँ। नहीं विक्रम, ये सब झूठ बोल रही है। मैं असली चंपा कली हूँ। जो प्यार आपने दिया उसके लिए दिल से शुक्रिया। कितने दिन हो गए विक्रम और बुलबुल के लौटने का, अब तक कोई नामो निशान नहीं है। वो दोनों किस हालत में हैं, ये जानने का भी कोई उपाय नहीं है। मेरी वजह से वो दोनों मौत का जोखिम उठा रहे हैं। मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही। पहले की तरह फिर से मुझे अकेलापन महसूस होने लगा है। जैसे पहले इस जंगल में मुझसे बात करने वाला कोई नहीं था। आज मैं खुद को बहुत असहाय महसूस कर रही हूँ। काश आज मेरी माँ मेरे पास होती। ऐसे कठिन समय में मुझे माँ की बहुत याद आ रही है। झुमकी के बाबा, आप सुन रहे हो? भाई का पत्र आया है। माँ की तबीयत बहुत खराब है। एक बार उनसे मिलकर आना जरूरी है। बहुत दिन हो गए माँ को देखे हुए। हाँ, यह तो ठीक कह रही हो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं जा पाऊंगा। मुझे आज शाम व्यापार के काम से शहर जाना है। क्या तुम अकेली चली जाओगी? मैं अकेली क्यों जाऊंगी? अगर आप नहीं जाओगे तो सोच रही हूँ झुमकी को भी साथ ले जाऊं। अकेले अकेले कहीं जाने का मन भी नहीं करता। 2-4 दिन की ही तो बात है। झुमकी भी थोड़ा घूम आएगी। क्या कहते हो आप? हाँ, यह तो बहुत अच्छा विचार है। झुमकी भी दिन भर घर में ही रहती है। थोड़ा घूम आएगी तो उसका भी मन बहल जाएगा। ठीक है, फिर तुम झुमकी को साथ ले जाओ। माँ, कितने दिनों बाद मैं घर से बाहर कहीं घूमने जा रही हूँ। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। गांव के इन कच्चे रास्तों पर बैलगाड़ी में बैठकर सफर करने का मजा ही कुछ और है। इसलिए तो मैं तुम्हें अपने साथ लाई हूँ झुमकी। मुझे पता है तुम्हें घूमना कितना पसंद है। क्या हुआ भाई जी, आपने यहाँ गाड़ी क्यों रोक दी? भाभी, इस रास्ते से अब आगे नहीं जा सकते। आगे सड़क की मरम्मत का काम चल रहा है। तो अब क्या होगा भाई जी? हम अपने बाबा के घर तक कैसे पहुँचेंगे? एक रास्ता तो है भाभी, लेकिन उसके लिए हमें सुंदरवन जंगल के रास्ते से होकर जाना होगा। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। अगर आप कहे तो मैं बैलगाड़ी को जंगल वाले रास्ते की तरफ मोड़ देता हूँ। हाँ भाई, अब और कोई उपाय भी तो नहीं है। हालांकि मुझे पहले कभी जंगल के रास्ते से जाने की जरूरत नहीं पड़ी। आप जरा संभल कर गाड़ी चलाइएगा। अरे भाभी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। आराम से बैठिए। बेटी के साथ बातें करते करते कब पहुंच जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। मैं आज का नया बैलगाड़ी चलाने वाला नहीं हूँ। पिछले कई साल से यही काम कर रहा हूँ। गांव की गलियां, रास्ते, जंगल, पहाड़, सब जगह का अनुभव है मुझे। पता नहीं क्यों इस जगह पर आते ही मुझे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई मुझे अपनी ओर बुला रहा हो, जैसे इस जंगल से मेरा कोई बहुत पुराना रिश्ता हो। ऐसा एहसास मुझे पहले कभी नहीं हुआ। आखिर इस जंगल में ऐसा क्या है? माँ, तुम इतनी देर से क्या सोच रही हो? इतना मत सोचो और मेरे साथ इस जंगल की सुंदरता का आनंद लो ना।
माँ देखो वो फूल कितने सुंदर है, जंगल में कितने प्यारे प्यारे फूल खिले हुए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे वो मुझे अपने पास बुला रहे हो। माँ मैं वहाँ जाना चाहती हूँ, मैं उन फूलों में से एक फूल तोड़ूंगी। माँ गाड़ीवन चाचा से कहो ना, गाड़ी थोड़ी देर के लिए रोक दे। भाई जी जरा गाड़ी रोकिए ना, मेरी बेटी यहाँ उतरना चाहती है। माँ तुम भी मेरे साथ चलो ना, यहाँ अकेले बैठकर क्या करोगी, चलो। वाह माँ, इन फूलों को देखो कितने सुंदर है, ऐसा लग रहा है जैसे ये जीवित हो। माँ ये कौन से फूल हैं? मैंने तो आज तक ऐसे फूल कभी नहीं देखे। बेटी ये एक प्रकार के चंपा का फूल है, हमारे गांव में इन्हें चंपा कली कहते हैं। लेकिन इन फूलों के पास आते ही मुझे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे इस जगह से मेरा कोई बहुत पुराना रिश्ता हो, जैसे मेरी आत्मा का कोई हिस्सा मुझे यहाँ बुला रहा हो। आखिर मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है? इस जंगल में कदम रखते ही मेरे मन में एक अजीब सी बेचैनी होने लगी है। ऐसा एहसास मुझे पहले कभी नहीं हुआ। आखिर इस जंगल में ऐसी क्या बात है जो मेरे दिल को बार बार अपनी ओर खींच रही है? किसकी आवाज सुनी मैंने? अरे ये क्या? ये तो मेरी माँ है। माँ तुम आ गई? हाँ बेटी मैं तो तेरे साथ ही आई हूँ। तू ऐसे चिल्लाकर क्यों बुला रही है मुझे? माँ तुम ये कैसी उल्टी सीधी बातें कर रही हो? मैंने तुम्हें कब चिल्लाकर बुलाया? मैं तुम्हें क्यों बुलाऊंगी? तुम तो मेरे पास ही खड़ी हो। क्या तूने मुझे नहीं बुलाया? तो फिर मुझे माँ माँ कहकर किसने पुकारा? मैं किसकी आवाज का जवाब दे रही थी? माँ मुझे लगता है इस जंगल में आते ही तुम्हें भूत ने पकड़ लिया है। मैं तुम्हें क्यों बुलाऊंगी, बताओ तो? तुम तो मेरे पास ही हो। मैं तो यहाँ खड़े होकर फूलों की सुंदरता देख रही थी। हाँ ये बात तो सही है, तू मुझे क्यों बुलाएगी? फिर मुझे माँ कहकर किसने पुकारा? और मेरा दिल इस तरह बेचैन क्यों हो उठा? ऐसा लग रहा है जैसे वो आवाज अभी भी मेरे कानों में गूंज रही है। बार बार वही पुकार मेरे दिल को झकझोर रही है। आखिर कौन था वो जिसने मुझे माँ कहकर पुकारा? अरे ये क्या, मुझसे ये क्या हो गया? मुझे माँ को इस तरह पुकारना नहीं चाहिए था। नहीं नहीं, अभी माँ के सामने सब कुछ प्रकट नहीं किया जा सकता। इस कठिन समय में इंसानी रूप वापस पाने से पहले मैं किसी के सामने अपनी पहचान उजागर नहीं कर सकती, नहीं तो मेरा दुश्मन सब कुछ जान जाएगा। लेकिन ये देखकर मेरे मन को कितनी शांति मिल रही है कि मेरी माँ मेरी पुकार सुन पा रही है। मेरी माँ आज भी अपनी चंपा कली के लिए वही अपनापन और वही ममता महसूस करती है। ये देखकर मेरे दिल को बहुत शांति मिल रही है। माँ आज तुम्हारी बेटी बहुत असहाय है। इतने दिनों बाद तुम्हें अपनी आंखों के सामने देखकर भी मैं अपने दिल का दर्द तुम्हें नहीं बता पा रही हूँ। मैं तुम्हें गले लगाकर रो भी नहीं सकती, तुम्हारी गोदी में सिर रखकर अपने मन का बोझ भी हल्का नहीं कर सकती। माँ मैं तुम्हारे इतने पास होकर भी तुमसे बहुत दूर हूँ। कौन रो रहा है? मत रो बेटी मत रो, मैं तुम्हें देख क्यों नहीं पा रही हूँ? ऐसे मत रो बेटी, तुम्हारा रोना मेरे दिल को तोड़ रहा है। मत रो बेटी, देखो ये लो, मैं तुम्हारे सिर पर अपने हाथों से सहला रही हूँ। अब चुप हो जाओ और नहीं रो मेरी अच्छी बेटी, अब और मत रो। ये मेरी माँ का हाथ है, मेरी माँ मुझे प्यार से सहला रही है। माँ के कोमल हाथों का ये स्नेह, ये ममता मुझे कितना सुकून दे रहा है। मेरी माँ मेरे दर्द को महसूस कर पा रही है, माँ मेरे अस्तित्व को महसूस कर पा रही है। मेरे लिए यही सबसे बड़ी खुशी है। माँ तुम ये क्या कर रही हो, बताओ तो? तुम तो इस चंपा के फूल को ऐसे सहला रही हो जैसे ये कोई फूल नहीं बल्कि इंसान हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये चंपा के फूल तुम्हारी दूसरी बेटी है? अरे पगली कैसी बात करती है, हमेशा अपनी माँ से मजाक करती रहती है, पागल कहीं की। पागल मैं नहीं बल्कि पागल तो तुम हो गई हो माँ। जब से इस जंगल में आई हो तब से अजीब अजीब हरकतें कर रही हो। कभी अपनी बात करती हो तो कभी इस चंपा के फूल को इंसानों की तरह प्यार करने लगती हो। वाह कितनी प्यारी हंसी है इसकी हंसी से तो पूरा जंगल जैसे खिल उठा है। तो ये है मेरी छोटी बहन, माँ के साथ कितनी शरारतें करती है। आज माँ और अपनी छोटी बहन को अपनी आंखों के सामने देखकर मेरा मन खुशी से भर गया।
लेकिन अफसोस, मैं इनके सामने होकर भी इनके पास नहीं जा सकती। मेरी बहन का नाम क्या है? झुमकी, फूल तो देख लिए ना, अब जल्दी से चलो, हमें फिर से अपनी यात्रा शुरू करनी होगी। अभी बहुत लंबा रास्ता बाकी है। हाँ माँ, लेकिन जाने से पहले मैं एक फूल अपने साथ ले जाना चाहती हूँ। झुमकी बेटी, इतनी देर से तुम इन फूलों को पास से देख रही हो। फूल अपनी डालियों पर ही अच्छे लगते हैं बेटी, उन्हें तोड़कर खराब करने की क्या जरूरत है? थोड़ी देर बाद तो तुम खुद ही उसे फेंक दोगी। माँ, तुम ऐसा मत कहो, मैं सिर्फ एक ही फूल लूंगी, बस एक। ओ भाभी जी, आप लोगों का काम हो गया क्या? जल्दी आइए, देर होती जा रही है। आप लोगों को पहुंचाकर मुझे फिर दूसरी सवारी भी लेनी है। हाँ भाई, बस आ रहे हैं हम। देखो झुमकी, गाड़ीवान भाई भी बुला रहे हैं। मैं अब और देर नहीं कर सकती, जो करना है जल्दी करो। इसके बाद झुमकी जैसे ही उस जादुई चंपा के फूल को तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाने लगी, अचानक झुमकी को झटका लगता है। माँ, ओ माँ, मेरा हाथ जैसे किसी ने कसकर पकड़ लिया है। कौन है? छोड़ो, मेरा हाथ छोड़ो। ये सब क्या हो रहा है? क्या हुआ झुमकी? ये कैसी बातें कर रही हो? तुम एक काम करो, उस फूल से अपना हाथ हटा लो। हाँ माँ, अब मैं ठीक हूँ। मैं तो बहुत डर गई थी, लेकिन ऐसा हुआ क्यों? इसका कारण जानकर हमें कोई फायदा नहीं होगा। मैंने तुम्हें पहले ही मना किया था झुमकी, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। चलो, अब यहाँ एक पल भी नहीं रुकेंगे। मुझे ये जंगल बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है। अरे भाभी जी, जल्दी से आइए, देर हो रही है। हाँ भैया, हम आ रहे हैं। ये क्या, माँ और बहन तो चली गई। अगर वे थोड़ी देर और रुक जाती तो मैं अपनी माँ और छोटी बहन को कुछ देर और जी भर कर देख पाती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उस दुष्ट तांत्रिक के जादुई बंधन की वजह से ही तो वे लोग डर गए। दुष्ट तांत्रिक, एक दिन मैं तुझे इसका जवाब जरूर दूंगी। बस विक्रम और बुलबुल एक बार वापस लौट आए, लेकिन वो दोनों अभी कहाँ होंगे, किस हालत में होंगे, ये सोचकर मेरा मन घबरा रहा है। विक्रम, अब क्या होगा? तुम किसी भी तरह उस प्रश्न का सही उत्तर ढूंढो। हमारे पास अब समय बहुत कम बचा है। भाई, किसी तरह मुझे बचा लो। घर पर मेरी पत्नी और बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। अगर मैं मर गया तो वो अनाथ हो जाएंगे। अगर तुम लोगों को मुझ पर भरोसा है तो इस तरह घबराने से काम नहीं चलेगा। मुझ पर थोड़ा विश्वास रखो। मैं तुम सबको यहाँ से सुरक्षित निकाल कर ले जाऊंगा, लेकिन उसके लिए मुझे हर हाल में उस प्रश्न का सही उत्तर ढूंढना होगा। हमें बिना कोशिश के हार नहीं माननी चाहिए। लेकिन कैसे विक्रम? हमारे पास तो सिर्फ एक ही रात का समय है। अगले दिन ही वो डायन हमें मार डालेगी। चाहे जैसे भी हो, मुझे इस प्रश्न का सही उत्तर ढूंढना ही होगा। सुबह हो गई, लेकिन अभी तक मुझे उस प्रश्न का सही उत्तर नहीं मिला। मेरा दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा। मैं क्या करूं? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। चलो, सब लोग तैयार हो जाओ। डायन माता किसी भी समय पहुंचने वाली है और फिर वह सुबह का अपना नाश्ता करेगी। इस शैतान चील को देखते ही मेरा कलेजा कांपने लगता है। मैं अपनी मूंछों पर ताव भी नहीं दे पा रहा हूँ। ससुरा, कितना बड़ा राक्षस है ये। हमारे जंगल के सबसे बड़े हाथी जितना बड़ा होगा, शायद उससे भी बड़ा। क्यों रे मुच्छड़, अभी तू मेरे बारे में कुछ कह रहा था ना? मुझे ऐसा ही लगा। जल्दी बता, क्या कह रहा था? अगर कोई बुरी बात कही है तो अभी तेरी ये मूछें नोचकर तुझे डायन माता के नाश्ते की थाली में सजा कर रख दूंगा। जल्दी से बोल। हाय राम,
इस शैतान ने तो मेरी बातें भी सुन ली, लेकिन सच बोल दिया तो अभी मारा जाऊंगा। मुझे बात घुमानी पड़ेगी और इससे कुछ और ही कहना होगा। क्यों रे मुच्छड़, इतना क्यों सोच रहा है? जल्दी बता, चुप रहने से तुझे माफी नहीं मिलेगी। सच सच बोल, अगर डायन माता की थाली में सजना नहीं चाहता है तो मेरे सवाल का जवाब दे, नहीं तो मैं कुछ और करता हूँ। अरे चील भाई, आप बेकार ही मुझ पर नाराज हो रहे हैं। मैं आपकी बुराई क्यों करूँगा? आपके अंदर कुछ बुराई है ही नहीं कि मैं आपको बुरा बोलूं। मैं तो बस यही बोल रहा था कि चील भाई, एक पक्षी होकर भी कितने विशाल है आप, बिल्कुल हमारे जंगल के सबसे बड़े हाथी जैसे। और मैं एक इंसान होकर भी सूखी बांस की लकड़ी जैसा दुबला पतला हूँ। डायन माता को मुझे खाने में भी कोई स्वाद नहीं आएगा। अच्छा, तो तू मेरी तारीफ कर रहा था या मेरा मजाक उड़ा रहा था? कुछ समझ नहीं आया, लेकिन एक बात माननी पड़ेगी, तू बातें बड़ी घुमा फिरा कर करता है। मैंने तो तुझे सीधा साधा मूर्ख समझा था। खैर, अब ज्यादा होशियारी मत दिखाना मुच्छड़, नहीं तो समय से पहले तेरी गर्दन धड़ से अलग कर दूंगा। डायन माता के आने का समय हो गया है, मैं उसका नाश्ता लेकर आता हूँ। तुम सब यही चुपचाप रहना, कोई चालाकी मत करना। कुछ समय बाद ही वह डायन यहाँ आ जाएगी। मुझे इसके पहले उस प्रश्न का सही उत्तर ढूंढना होगा। प्रश्न क्या था? हाँ, याद आ गया। शुरुआत है लेकिन अंत नहीं, काम उसका निरंतर बहते रहना है और वह किसी के बुलावे पर नहीं रुकता। मतलब शुरुआत है लेकिन अंत नहीं। पहले मैंने इसका उत्तर नदी बताया था, लेकिन नदी भी तो किसी न किसी जगह जाकर खत्म हो सकती है। फिर ऐसी कौन सी चीज है जिसकी शुरुआत तो है लेकिन अंत नहीं है? इसका काम हमेशा चलते रहना है। रुको, कहीं वो समय तो नहीं? हाँ, समय ही है। यही सही उत्तर है, क्योंकि समय की शुरुआत तो होती है लेकिन उसका कोई अंत नहीं होता और समय किसी के बुलाने या रोकने पर भी नहीं रुकता। वह अपनी गति से लगातार आगे बढ़ता रहता है। ओहो, मुझे पहले ही इस बात की गहराई को सोचना चाहिए था। मैंने बहुत जल्दबाजी कर दी थी, इसी वजह से मुझसे गलती हो गई। विक्रम, हमारे पास अब ज्यादा समय नहीं बचा है, अब क्या होगा? क्या तुम्हें प्रश्न का उत्तर मिल गया? हाँ बुलबुल, मुझे सही उत्तर मिल गया है। अब हमें सिर्फ डायन के आने का इंतजार करना है। सच में भाई, आपको सच में सही उत्तर मिल गया? तो फिर आप लोग तो सच में बच जाएंगे और साथ साथ नीलमणि भी ले जाएंगे। लेकिन मेरा क्या होगा भाई? कृपा करके मुझे भी अपने साथ ले चलिए। आप उस डायन से बोलिएगा जरूर, वह आपकी बात जरूर मानेगी। मैं उस डायन के हाथ से मरना नहीं चाहता, मुझे बचा लो। अरे मुच्छड़ भाई, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ तुम। अगर मैं मुक्त हो गया तो तुम सबको भी मुक्त करके अपने साथ ही ले जाऊंगा। तुम किसी बात की चिंता मत करो, हम सब साथ ही यहाँ से वापस लौटेंगे। क्या हो रहा है यहाँ? इतनी बकबक किस बात की है? तुम लोगों की आवाजों से सुबह सुबह मेरी नींद ही खराब हो गई। चील, मेरा भोजन कहाँ है? हाँ डायन माता, आपका भोजन तैयार है, मैं अभी लेकर आता हूँ। आज थोड़ा देर हो गई, आज बिल्कुल फ्रेश नाश्ता है आपके लिए। हे भगवान, ये डायन कैसी कैसी हरकतें करती है। अभी उठी है और उठते ही खाने की बात कर रही है। अगर ये डायन कभी मेरे इलाके में मिल जाती तो इस जग्गू चोर का जलवा दिखाता इसको। डायन, मुझे आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया है। हाँ डायन। क्या कहा? तुम्हें उत्तर मिल गया?
आपके तीसरे प्रश्न का सही उत्तर समय है, क्योंकि समय का कोई अंत नहीं होता और वह अंतकाल तक किसी की प्रतीक्षा किए बिना निरंतर आगे बढ़ता रहता है। इसलिए सही उत्तर समय है। क्या मैंने सही उत्तर दिया है? अरे हाँ, बिल्कुल सही उत्तर, एकदम सही उत्तर दिया है तुमने। अद्भुत, तुम्हारी बुद्धि सचमुच कमाल की है। आज का दिन अलग ही बन गया, मेरा मन खुशी से भर गया है। आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। सचमुच? क्या सचमुच मेरा उत्तर सही था? अरे हाँ रे लड़के, मैं कभी झूठ नहीं बोलती। मैं तुम्हारे उत्तर से पूरी तरह संतुष्ट हूँ। इसका मतलब हम यहाँ से मुक्त हो जाएंगे, हम फिर से अपने घर वापस जा सकेंगे। अरे मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। अरे ओ मुच्छड़, इतना खुश होने से कोई फायदा नहीं है। तू वापस जाएगा ये तुझसे किसने कह दिया? वापस तो ये लोग जाएंगे, क्योंकि इन्होंने सभी प्रश्नों के सही उत्तर दिए हैं और तू तो पहले ही प्रश्न में ढेर हो गया था। इसलिए अब अपनी गर्दन कटवाने की तैयारी कर। ओहो, बेचारे के चेहरे की सारी खुशी एक ही पल में गायब हो गई। मैं किसी को अपने सामने इस तरह दुखी नहीं देख सकता। अरे लड़के, बोल, तुझे क्या चाहिए? मैं तेरी बुद्धिमानी से बहुत खुश हूँ, बहुत ज्यादा खुश हूँ। मांग, क्या मांगना चाहता है? आज मैं खुशी खुशी तुझे सब दे दूंगी। मुझे सिर्फ नीलमणि चाहिए डायन जी, उसके अलावा तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन आपसे एक विनती है। अरे नीलमणि तो तुझे वैसे भी मिल जाएगी, लेकिन तू अभी क्या कह रहा था? कौन सी विनती? बोल, क्या कहना चाहता है? इतना संकोच क्यों कर रहा है? जो डायन को खुश कर दे उसके रास्ते पानी की तरह साफ हो जाते हैं। बोल, क्या मांग है तेरी? मैं उसे पूरा करूंगी। हम सब यहाँ कई दिनों से एक साथ बंदी बनकर रहे हैं, लेकिन आज अगर हमसे कुछ लोग मुक्त हो जाए और कुछ लोग यही रह जाए तो मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। मैं अपने किसी साथी को मुसीबत में छोड़कर कभी नहीं जा सकता। अगर मुक्त करना है तो हम सबको एक साथ मुक्त करो, और अगर दंड देना है तो हम सबको एक साथ दंड दो। वाह, मैं तेरी बुद्धि और समझदारी से तो पहले ही प्रभावित थी, लेकिन अब तेरे विशाल हृदय को देखकर और भी अधिक प्रभावित हो गई हूँ। सभी लोग मुझसे अपनी जान बचाकर भागना चाहते हैं, लेकिन तू दूसरों की जान बचाने के लिए अपनी जान की परवाह नहीं कर रहा है। नहीं नहीं, तू कोई साधारण इंसान नहीं है। हजारों लोगों में से एक कोई ऐसा होता है और तू वही है। तेरी इस परोपकारी भावना ने मेरा दिल छू लिया है। जा, आज से तुम सब आजाद हो। हाँ, तुम सभी मुक्त हो। सचमुच? क्या सचमुच आपने हम सबको माफ कर दिया? मैं आपको धन्यवाद देकर छोटा नहीं करना चाहता। आपने मुझे नई जिंदगी दी है, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। अरे ठीक है, मैंने तुझे कुछ ज्यादा नहीं दिया। जो कुछ तुझे मिला है वो तूने अपनी योग्यता और बुद्धि से पाया है। डायन जी, अरे धत, क्या बोल रहा हो? डायन माता, मैं आपका जीवन भर ऋणी रहूंगा। आपने मुझे मौत के मुंह से वापस लौटा दिया। अरे मूर्ख मुच्छर, ये धन्यवाद मुझे नहीं, इस लड़के को दे। तुझे छोड़ने की विनती इसी ने हमसे की थी और तुझे बचाने के लिए अपनी जान भी देने को तैयार था। भाई, मैं आपका यह उपकार जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। मैं तो ठीक से धन्यवाद देना भी नहीं जानता। आप जैसे लोग बहुत कम ही होते हैं। मैं बस इतना कहूंगा कि मैं जीवन भर आपका ऋणी रहूंगा। ये उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगा। तुम्हें ऐसा किसने कह दिया भाई
कि किसी का धन्यवाद देने के लिए बड़े बड़े शब्दों की जरूरत होती है और तुम्हें धन्यवाद देने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने तो सिर्फ अपना कर्तव्य निभाया है। तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी खुशी ही मेरे लिए सबसे बड़ा धन्यवाद है। सबसे बड़ी बात तो यही है कि हम सब एक साथ अपने घर लौट रहे हैं। डायन जी, आप मुझे नीलमणि दे दीजिए और हमें यहाँ से जाने की अनुमति भी दीजिए। इतनी जल्दी मेरे राज्य से क्यों जाना चाहते हो? तुम्हारे ईमानदार और परोपकारी स्वभाव ने मुझे बहुत प्रभावित किया है। इसलिए जाने से पहले मैं तुम सबका अपने राज्य में विशेष अतिथि की तरह स्वागत करना चाहती हूँ। चील, इन्हें हमारे विशेष अतिथि कक्ष में ले जाओ। इनकी खातिरदारी की जाए। ध्यान रहे किसी चीज की कमी न रहे। ठीक है डायन माता, आप जैसा चाहती है वैसा ही होगा। मैं इन्हें अभी अतिथि कक्ष में ले जाता हूँ। अरे वाह, डायन का महल तो बहुत शानदार है। यहाँ तो कितनी कीमती कीमती चीजें रखी हुई है। मुझे तो बहुत ही भूख लगी है। इस डायन के राज्य में आने के बाद हम लोगों ने ठीक से कुछ खाया भी नहीं। इस कमजोर शरीर के साथ मैं इतना लंबा सफर कैसे तय करूंगा, यही सोच रहा हूँ। विक्रम, इतनी चिंता मत करो। मुझे लगता है डायन ने हमारे लिए किसी विशेष भोजन का इंतजाम किया होगा। इसी वजह से तो उसने हमें अपने अतिथि कक्ष में भेजा है। भूख तो मुझे भी बड़ी लगी है भाई, लेकिन मुझे नहीं लगता कि डायन इतनी आसानी से जाने देगी। मुझे तो अभी भी उस डायन पर भरोसा नहीं है। मुझे तो इस बात की चिंता है कि कहीं ऐसा ना हो कि वह हमें खाने के लिए किसी इंसान का सिर ही परोस दे। फिर अगर हम उसे खाने से मना कर दे तो फिर से नाराज होकर हमारी गर्दन ना काट दे। सच कहो तो मैं बड़ी चिंता में हूँ। इससे अच्छा तो हमें बिना खिलाए ही जाने देती। एक बार घर पहुँच जाते तो आराम से खा लेते। मुच्छड़ भाई, तुम्हारी बात सुनकर तो मुझे हंसी आ जाती है। तुम बहुत ही मजेदार इंसान हो। मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि डायन हमारे लिए अच्छे भोजन का ही इंतजाम करेगी। तुम उसे इतना भी बुरा मत समझो। वो देखो, लगता है चील हमारे लिए भोजन लेकर आ भी गया। डायन माता ने तुम सबके लिए विशेष भोजन की व्यवस्था की है। तुम सब डायन माता की ओर से इस भोजन को स्वीकार करो। मैं अभी आता हूँ। क्यों जग्गू भाई, मैंने कहा था ना कि मेरी बात सही निकलेगी। चलो अब देर मत करो, सब लोग मिलकर खाना खाते हैं। सच में बुलबुल, इस डायन को समझना बहुत मुश्किल है। क्या करने वाली है पहले से कोई नहीं समझ सकता। कभी गर्दन काटने की बात करती है और कभी राजाओं जैसी खातिरदारी करती है। जो भी हो, अब ये सब बातें छोड़ो। हमें समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। हमें खाना खा लेना चाहिए, फिर तुरंत अपने घर के लिए निकलना भी है। इसके बाद सभी लोग एक साथ बैठकर भोजन करने लगे। वाह, ये लड्डू तो बहुत स्वादिष्ट बना है। इतना अच्छा खाना आखिर किसने बनाया होगा? कहीं इसे चील ने ही तो नहीं बनाया। वो देखो, चील भाई की बात हो रही है और वो आ गए। क्यों रे मुच्छड़, फिर से मेरा नाम लेकर क्या बातें कर रहा था? क्या परेशानी है तेरी? मुझे ऐसा लगा कि मैं जैसे ही यहाँ से गया तो फिर मेरी बुराई करने लगा। तेरी इतनी खातिरदारी की जा रही है, फिर भी तुझे मेरे बारे में ही बातें करनी है। चल बता, इस बार क्या कह रहा था? मुझे लगता है तुझे मुक्त करना ही गलत फैसला था।
अरे चील भाई, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? मैं आपकी बुराई नहीं कर रहा, मैं तो आपकी तारीफ ही कर रहा था। मैं तो कह रहा था कि बहुत टेस्टी खाना बना है, और मुझे लगा भी कि शायद आपके ही हाथ का कमाल होगा, क्योंकि सुबह मैंने देखा था कि आप कितने ध्यान से भोजन तैयार कर रहे थे। अच्छा, तो ये बात थी। तो फिर ठीक है। और हाँ, आज का पूरा भोजन मैंने ही बनाया है। सचमुच चील भाई, आप शिकार भी पकड़ते हैं और खाना भी बनाते हैं। इतने सारे काम आप अकेले कैसे संभाल लेते हैं? अगर खाना चूल्हे पर बन रहा हो और उसी समय कोई शिकार दिख जाए, तो आप पहले क्या करते हैं? खाना पकाते हैं या शिकार पकड़ने चले जाते हैं? और चील भाई, आप इतने शक्तिशाली हैं कि... क्या हुआ मुच्छड़? अचानक चुप क्यों हो गया तू? फिर से कहीं मेरी तारीफ के बहाने मजाक तो नहीं उड़ा रहा? तेरी बातें करने का तरीका इतना अजीब क्यों है? और ये क्या, मुझे बावर्ची समझ रखा है क्या? सोच समझ कर बात किया कर। मैं खाना पकाते हुए शिकार पकड़ने चला जाता हूँ, ये तुझे किसने कहा? मुझे साफ समझ आ रहा है कि तू मेरा मजाक उड़ा रहा है। रुक, अभी डायन माता से कहकर तुझे दोबारा बंदी बनाने का इंतजाम करता हूँ। अरे चील भाई, नहीं नहीं, इसकी क्या जरूरत है? आप हर बार मुझे गलत समझ लेते हैं। मैं तो सचमुच आपकी प्रशंसा कर रहा था। मैं तो बस यही कह रहा था कि चील भाई एक पक्षी होकर भी अकेले इतने सारे काम संभाल लेते हैं। सचमुच आपकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। अगर तू सच में मेरी प्रशंसा कर रहा था, तो तेरी प्रशंसा करने का तरीका इतना अजीब क्यों है? कहीं ऐसा तो नहीं कि तू बार बार दिखावे में मेरी तारीफ करता है? याद रख, तू अभी भी डायन माता के राज्य में ही है। समय रहते सुधर जा, वरना तेरी बलि देने से कोई नहीं रोक पाएगा। क्या बात है चील, हमारे मेहमानों की खातिरदारी में कोई कमी तो नहीं रह गई? नहीं डायन माता, आपने जैसा आदेश दिया था मैंने वैसे ही सब कुछ किया है। डायन जी, हमें इतनी अच्छी तरह से अतिथि बनाकर रखने के लिए आपका धन्यवाद। आप कृपया मुझे नीलमणि दे दीजिए और हमें यहाँ से जाने की अनुमति भी दीजिए। हमें अभी बहुत लंबा सफर तय करना है। हाँ लड़के, अब सही समय आ गया है कि मैं तुझे नीलमणि सौंप दूं। मैं तुझे देने के लिए ये नीलमणि पहले से ही अपने साथ लेकर आई हूँ। ये लो, ये रही तुम्हारी नीलमणि। लेकिन इसे इस्तेमाल करने का एक नियम है। इस नीलमणि का प्रयोग केवल एक बार किया जा सकता है, इसलिए इसका उपयोग करने से पहले अच्छी तरह सोच लेना। ठीक है डायन जी, मैं आपकी बात हमेशा याद रखूंगा। अब हमें यहाँ से जाने की अनुमति दीजिए। लेकिन विक्रम, मेरे पंखों में अभी भी बहुत दर्द है। मैं सोच रही हूँ कि इतनी लंबी यात्रा आखिर कैसे कर पाऊंगी। तुम लोगों को इसकी चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तुम सब मेरे विशेष अतिथि हो, इसलिए तुम्हारी यात्रा के लिए मैंने पहले से ही विशेष व्यवस्था कर रखी है। चलो मेरे साथ सभी बाहर चलो। दोस्तों, विक्रम नीलमणि लेकर तो चंपाकली के पास पहुंच गया है, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि असली चंपाकली कौन सी है? क्या विक्रम सही चंपाकली को पहचान पाएगा या फिर नीलमणि का प्रयोग किसी नकली प्रतिरूप पर कर देगा? ये सब हम अगले भाग में देखेंगे। अगर आपको चंपाकली की यह कहानी पसंद आ रही है तो कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। धन्यवाद।